नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के रेवाड़ी में चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार लक्ष्मण यादव के समर्थन में रैली की। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की भी अपील की। किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुफ्त कृषि ऋण के तहत दिए जाने का, साथ ही 14 फसलों में, अभी 14 में है, 24 फसलों में एमएसपी की खरीदारी की जाएगी। नई भाजपा सरकार आने वाले समय में जो यहाँ 2 लाख नौकरियां युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के पारदर्शी तरीके से देने का संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है। एक बड़ी संख्या है भाइयों बहनों, 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार साधन मुहैया कराए जाने का भी संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है। इसके अलावा अग्निवीर योजना के तहत आज बहुत सारे लोगों को कांग्रेस के लोग, अन्य पार्टियों के लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। और हरियाणा की सरकार ने कहा है, हमारे यहाँ के युवा मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी ने कहा है कि अब अग्निवीर करके आने वाले हर एक नौजवान को, हर एक वीर को जो प्रशिक्षण देकर आएगा उसको खाली नहीं रहने दिया जाएगा, उसको रोजगार दिया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी भाई। पिछड़े वर्ग की 26 बिरादरियों को समुचित विकास के लक्ष्य से बोर्ड बनाकर उनकी मदद की जाएगी। ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए एक अलग प्रकार की विशेष स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, रेवाड़ी को अत्याधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ में रेवाड़ी में सरसों तेल की सबसे बड़ी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी जो राज्य को विकास और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चलाए जा रहे ग्राम में स्वच्छता अभियान का जिक्र किया है। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का जिक्र किया। इससे उत्तरकाशी के लोगों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम हमेशा से ही लोगों का मनोबल बढ़ाते आए हैं। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो लगभग उनका मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, हर एक कार्यक्रम में उत्तराखंड का वो अवश्य स्मरण करते हैं। आज भी उत्तरकाशी के हमारे एक गांव का उन्होंने जिक्र किया जहां स्वच्छता का अभियान उस ग्राम के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि एक नई प्रेरणा पूरे देश दुनिया को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। बता दें कि प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और जिसके तहत विभिन्न मंडलों के अध्यक्षों ने उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी के हित में चुनावी वातावरण है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी के सदस्य बने। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे अभियान के उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं, उसे देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि परिणाम और बेहतर हों। देखिए, आजकल हमारा संगठन पर्व चल रहा है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी सदस्यता में एक उत्साहजनक परिणाम भी आ रहे हैं, हम कोशिश करें और अच्छा उसमें परिणाम हमें दिखाई दे। तो उसके नाते चूँकि आप जानते हैं मैं उस जिले का प्रभारी हूँ, तो मैंने अपने तमाम मंडल अध्यक्षों से, जिलाध्यक्ष और महामंत्री या जो भी हमारे अन्य लोग आए थे, उनसे आग्रह किया है कि हम अपने सदस्यता अभियान में और सदस्य बढ़ाएं। क्योंकि बार बार एक ही बात हम लोग मानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वो हमारा प्रयास अच्छे सदस्यता अभियान के लिए हम लोग अच्छा और प्रयास करें ताकि हमारे सदस्य और बन सके। प्रदेश की धामी सरकार राज्य में टॉप 10 बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।
राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने दोनों मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को बकायेदारों से वसूली के आदेश दिए। देवप्रयाग विधानसभा में कार्यरत महिला समूहों की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि महिला समूहों की ग्रुप लीडर्स की सूची हमने तैयार की है और हम जान रहे हैं कि कौन सा समूह किस श्रेणी में आता है, जिसके बाद उन्हें उससे जुड़ी उद्योग की फैक्ट्री का दर्शन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से महिलाओं का सम्मान बनाने का ज्ञान होगा। आपने देखा होगा कि भारत सर जो कार्यक्रम मैंने शुरू किया, सरकार ने भी अडॉप्ट करने का उसको काम कर दिया है। तो निश्चित तौर पर क्या है कि किस तरीके से हम क्रिएटिव मॉल जो है बच्चों को दे सके, और इसी संज्ञान मैंने आपसे कहा कि मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, लोग मुझसे मिलते हैं, उसी में से मैं कोई कार्यक्रम ढूंढ के निकाल कर आता हूँ। तो महिला समूह है और महिला समूह का जो नेचर है, मतलब क्या क्या वो काम करते हैं, तो अब हमने वो लिस्ट पूरी लेके मंगा दी उन्हें। तो फर्स्ट फेज में हम क्या कर रहे हैं, जो महिला समूह की जो ग्रुप लीडर्स है जो उसको चलाती है, तो उनको जो है उनकी हम पूरी लिस्ट तैयार हमने कर दी है। अब हम केवल नेचर ढूंढ रहे हैं कि कौन समूह कौन सा नेचर का काम करती है। तो मैं इस काम को करूँगी, उस नेचर की कंपनी में उनको ले जाने का काम करूँ, जिससे कि उनके प्रोडक्ट में सुधार हो सके, जिस तरीके से एक नॉलेज मिल सके। साबुन की फैक्ट्री में ले जाए, साबुन कैसे बनता है, इसमें क्या इसकी पैकिंग कैसे होती है, इसकी ब्रांडिंग कैसे होती है, इसमें मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर यह है कि एक छोटा सा मेरा प्रयास है। शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते इन दिनों नगर निगम की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि बीते दिन इस अभियान के तहत करीब 1 लाख रुपए के चालान किए गए। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलिथीन जब्त की गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलिथीन यूज़ की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है। तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर करते हैं और वहां भी कार्रवाई करने का। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और बता, किसा है ससुराल तेरा? सब चोखा है माँ। मैंने इस छोटी दौरे सवेर तक कितने फोन करे, पर ये जिबे काट दे थी। ओहो, नींद में थी, गलत बटन भी दब जाया करे कदे कदे। सुन ले राजकुमारी, 5 तारीख ने नींद में गलत बटन ना दबा दिए। ना ना, बटन तो बीजेपी का ही दबेगा। पूछो क्यों? अरे जिसने तेरे ब्याह के पीछे दिए वो तने कॉलेज में जाने में स्कूटर भी देंगे, है ना? भरोसा से माँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। उत्तराखंड परिवहन निगम बीएस नई बसें लाने की तैयारी कर रहा है और इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक सीपी कपूर ने बताया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी हैं। और क्या कुछ कहना है सुनाते हैं। तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नहीं लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं
और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगे। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने 30 सितंबर को हल्द्वानी बाजार बंद रखने की घोषणा की है। समिति का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों का शोषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोध नहीं करता, लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसम्मति बनाने के बजाय दबाव की राजनीति कर रहा है। आज से कुछ दिन पूर्व यहाँ HM विद्यालय में यहाँ मीटिंग हुई थी। DM साहिबा आई थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि 10 मीटर पे हम राजी हैं। आज उस बात पे राजी नहीं है। आपको कहते हैं हम 12 मीटर लेंगे। अब इन्होंने खुद ही तय नहीं किया कि हम 10 में जाएं, 12 में जाएं। व्यापारी सब ऐसे परेशान हो रहे इन बातों से। हैं जी, मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे तो हमारी ही कि 9 मीटर करें। सारे व्यापारी कह रहे हैं 9 मीटर पे इसको स्टॉप किया जाए। व्यापार इसलिए बंद कर रही है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उन पे दबाव की राजनीति खेली जा रही है, उसका हल्द्वानी क्षेत्र का समस्त व्यापारी घोर विरोध करता है। देखिए, अतिक्रमण का सबसे पहले हम खुल के कहते हैं कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, आप कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो 70-70, 80-80 साल से काबिज हमारे व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ करके, उनके घरों की रोजी रोटी बंद करके यदि प्रशासन चाहेगा कि हम हल्द्वानी का सौंदर्यीकरण के, तो वो कभी नहीं होगा। आपको बता दें कि रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। इस मौके पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार नगर निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षण में चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आए दिन रेहड़ी पटरी वालों का शोषण किया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार की और राज्य सरकार की सीधी सीधी गाइडलाइन है कि जो रेहड़ी पटरी लगाकर अपना कारोबार कर रहा है वो अतिक्रमणकारी नहीं है, वो स्वरोजगारी है। आज तमाम रोडीवेयर वाला क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे रेहड़ी पटरी वालों को खदेड़ा जा रहा है। ऐसे खदेड़ा जा रहा है जिस प्रकार से कोई पाकिस्तान के लोग आ गए हैं और पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से गंगा किनारे से खदेड़ा जा रहा है। उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। निश्चित रूप से अमान्य घटना है। उस अमान्य घटना को लेकर आज हमने ये प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के साथ साथ हमारी सीधी सीधी 5 सूत्रीय मांगे हैं। सर्वप्रथम ये जो पिंक वेंडिंग जोन था, इस पिंक वेंडिंग जोन का विकल्प क्या है, इसके बारे में नगर आयुक्त स्पष्ट करें। दूसरी मांग हमारी है कि शीघ्र से शीघ्र जो है टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई है, 9 महीने बीत गए। तीसरी जो मांग हमारी है कि रोडीवेयर वाला क्षेत्र के तमाम जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कारोबार करने की अनुमति है। उनका सर्वे हो रखा है 2018 के अंदर। जब आपने यहाँ सर्वे 2018 के अंदर उनको करा रखा है तो आप उन्हें कारोबार करने से नहीं रोक सकते। वन विकास निगम को रिकॉर्ड 165 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बता दें कि वन विकास विभाग काफी समय से घाटे में था, तो वहीं वन विभाग को हुए मुनाफे का कारण लकड़ियों की बिक्री और समय पर खनन शुरू होना बताया जा रहा है। उधर खटीमा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम महिला हितैषी एवं बाल हितैषी थी। कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर ने कई विषयों पर अहम जानकारी दी। निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। इसमें पंचायत प्रतिनिधि और समूह की महिलाओं को सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और उसमें जो 2 थीमें हैं, महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव, इसको कैसे महिला सशक्त हों, कैसे बच्चे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, पंचायत समितियों का क्या रोल होना चाहिए, उनके क्या दायित्व होना चाहिए,
अपने जीपीडीपी में, अपने ग्राम विकास योजनाओं में महिलाओं के मुद्दों को और बच्चों के मुद्दों को वो शामिल करें और उसका निराकरण करें। वो यही उद्देश्य इस प्रशिक्षण का है। जो हमारा आज ब्लॉक सभागार में आयोजन चल रहा है, ये पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसे प्रगतिशील संस्था संचालित कर रही है। इसमें आज हमारा जो मेन चर्चा बिंदु है वो महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव पे है। और हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी जो खटीमा में 64 ग्राम पंचायतें हैं, उससे हर वार्ड मेंबर और सक्रिय महिला आई हुई है। आज यहाँ पे जो हमें जानकारी मिल रही है वो शायद हमारे 64 गाँवों के माध्यम से सभी खटीमा ब्लॉक के ग्रामवासियों तक पहुँच जाएगी और ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। मसूरी में देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सड़क किनारे सामान बेचने वालों के पास प्लास्टिक बैग मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया। इस पर जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और सामान बेचने वालों पर कार्रवाई कर दुकानों को हटाया गया है। उप जिलाधिकारी के महोदय का निर्देश में आज नगर पालिका द्वारा पानी वाले मोड़ से अभियान ऊपर की तरफ चलाया जा रहा है, जिसमें रोड पे जो भी स्थायी अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। साथ ही पॉलीथीन यूज भी जो लोग कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है और ये पूरे मसूरी रोड पे कंक्रीट तक की जाएगी। ऐसे में लगातार जो अतिक्रमण है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो किस तरीके की पूरी योजना है, आगे भी इस ड्राइव को चलाया जाएगा? चलिए, जो अस्थायी टाइप के अतिक्रमण है जो लोगों ने अपनी निजी भूमि पे बिना मानचित्र स्वीकृत करके बनाए हैं वो एमडीडीए के जुरिडिक्शन में आता है। हमारा तो जो टेम्परेरी अतिक्रमण सड़क पे रहता है, जो ये कालीन वाले हैं, इनकी भी काफी शिकायत थी कि हर मोड़ पे इन्होंने कालीन लटका दी है, या भुट्टे वाले हैं या इस तरह से जो भी अवैध होर्डिंग्स है उनके खिलाफ हमारा अभियान। केदार घाटी क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिंचौली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से व्यवसायियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रभावित व्यवसायियों के क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि प्रभावितों को ट्रांसफर की है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। निश्चित रूप से आपदा को लेकर के हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं और आपदा से जहां जहां जिन क्षेत्रों में जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ है उसका पूरा प्रदेश के अंदर उसका आकलन तैयार किया गया है। और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि केदार घाटी में सर्वाधिक नुकसान वहां पर व्यवसायियों का हुआ है, उसके लिए डीबीटी के माध्यम से बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहाँ पर जो नुकसान क्षति जो उनकी हुई थी उनके खाते में वो पैसा डाल दिया गया है। और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की क्षतियाँ हुई हैं वहाँ पर भी जल्द ही सरकार के द्वारा कदम उठाए जाने वाले हैं। मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के सीएम के अधिकारियों के आदेश सामने आए हैं, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। पीडब्ल्यूडी के एमडी दीपक यादव ने बताया कि हमने पिछले महीने से ही सड़कों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया था। आगामी 15 अक्टूबर तक सभी मार्गों को दुरुस्त कर लिया जाएगा और सड़कों को भी गड्ढा मुक्त किया जाएगा। ऐसी योजनाओं में तो अब बारिश के बाद जो है हम मेजर ड्राइव चला के सबसे पहले तो हम जो है जो हमारे सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने का या पैच मरम्मत का कार्य करेंगे, क्योंकि वो इस समय की आवश्यकता भी है। बारिश से काफ़ी क्षतियाँ हो गई हैं और हमने पहले भी कार्य योजना बनाई है। इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, पिछले मंथ से ही काम कर रहे हैं। तो पिछले मंथ हमने जो असेसमेंट किया था कि लगभग जो स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर, इन पे लगभग 2000 किलोमीटर जो पैच हमें बनाने की आवश्यकता थी। अब वर्तमान क्षति और बढ़ गई है, उसका भी हम आकलन करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, बिल्कुल रास्ते सारे खुले जाएंगे, गड्ढे भरे जाएंगे। 15 अक्टूबर तक के लिए डेडलाइन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम उम्मीद करते हैं कि उसके पहले सारे काम हो जाएंगे।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। देखते रहिए जनता टीवी।